धूपपुर गांव पिछले कुछ सालों से भीषण गर्मी की चपेट में था। लोग छाया की खोज में यहाँ वहाँ भटकते थे। तालाब सूख चुके थे। इस तपती दोपहर में बुजुर्ग रत्ना काकी मुखिया के घर पहुँची। मुखिया, आखिर कब तक हमारा धूपपुर गांव ऐसे जलता रहेगा? अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल भी गर्मी थी रखना आंटी, लेकिन ऐसी गर्मी नहीं बरसी थी। इस बार तो जैसे सूरज खुद हमें जलाने पर तुला हुआ है। हमारे गांव का जमींदार तो सरकार से बड़ा मेल रखता है, क्यों ना उससे कहकर कुछ मदद करवाई जाए। तुम कहती हो तो जाऊंगा, लेकिन जानती हो ना, वो जमींदार लालची भी है और चालाक भी। देखते हैं क्या करता है। अगली सुबह मुखिया भारी मन से जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार बाबू, कस्बे के लोग गर्मी से बेहाल है। आपका सरकार में बड़ा रसूख है, क्यों ना कुछ मदद करवा दी जाए। सरकार अब क्या हर झोपड़ी में कूलर लगवाएगी, एसी लगवाएगी? राशन मुफ्त में दे रही है ना, उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। आपके जैसे लोग तो ठंडी हवाओं में बैठे रहते हैं। आपको क्या मालूम कि किसान, बच्चे, बुजुर्ग इस गर्मी में कैसे रहते हैं। मुखिया ने एक पल भी वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और सीधा रत्ना काकी के घर की ओर चल पड़ा। रत्ना काकी घर में चारपाई पर बैठी थी। दूर से ही मुखिया का उतरा चेहरा देखकर सब कुछ समझ गई। तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ कह गया मुखिया। जमींदार ने साफ मना कर दिया ना। रत्ना आंटी, मुझे तो पहले ही मालूम था। मैं तो बस आपका मन रखने के लिए वहाँ चला गया था। तभी अंदर से रत्ना काकी की 20 साल की पोती बाहर आती है, आंखों में आंसू और चेहरा तपती गर्मी से लाल। दादी, कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। न हवा थी न चैन। बहुत गर्मी लग रही थी दादी। रत्ना काकी की आंखें भर आती हैं। बिटिया, हम गरीबों के नसीब में तो गर्मी के तपते थपेड़े ही लिखे हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही रत्ना आंटी, ये गर्मी केवल धूपपुर कस्बे में ही क्यों पड़ती है? कस्बे के सीमा से बाहर जाते ही गर्मी कुछ कम महसूस होती है। अब हमारे नौजवान रातों को जंगल की तरफ सोने जा रहे हैं। रत्ना काकी की आंखें कुछ सोचते हुए ऊपर उठती हैं, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। मैंने अपने बचपन में सुना था, कभी हमारे गांव में हरियाली ही हरियाली थी। गर्मी बेहद कम पड़ती थी। फिर एक दिन एक साधु आया। उसके पास एक चमत्कारी मणि थी। उस वक्त के जमींदार के पूर्वज धीरेन्द्र प्रताप चौधरी ने उस साधु से वो मणि चुपके से चुरा ली और गांव के किसी कोने में गाड़ दी। अगले दिन साधु को जब मणि गायब मिली तो उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। क्या श्राप? कि जब तक मणि नहीं लौटाई जाएगी तब तक ये गांव गर्मी की आग में जलता रहेगा और कोई भी उस मणि को खोज नहीं पाएगा, सिवाय उस इंसान के जिसका मन लालच से आजाद हो और जिसके मन में दूसरों के लिए रहम की भावना हो। मुखिया सोच में डूब जाता है और बगैर कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल जाता है। लेकिन रत्ना काकी की पोती वसुंधरा के मन में ये बात गहराई से बैठ जाती है। अगली सुबह वसुंधरा अपने पड़ोसी अतुल को दादी की सारी बातें बताती है। अतुल, कल दादी ने जो बताया वो अजीब था, लेकिन मैं उन्हें झूठा नहीं मानती। क्यों वसुंधरा, तुम 20 साल की हो गई हो और आज भी इन दादी नानी की कहानियों पर यकीन करती हो? मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती। सोचो, अगर ये सच हो तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते? मान भी लिया, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मैंने सुना है कि गांव की सीमा से थोड़ी दूर एक साधु बाबा रहते हैं, बहुत ज्ञानी हैं। क्यों ना हम उनसे मदद मांगे? मैं तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं दूंगा। अतुल वहाँ से चला जाता है और वसुंधरा चुपचाप अपने घर की ओर लौट जाती है। रात को सपने में वसुंधरा ने देखा कि गांव की सीमा पर फैली बंजर जमीन चारों तरफ सूखा था, लेकिन उस जमीन के बीचों बीच एक अकेला दरख्त खड़ा था
और दरख्त के नीचे एक रंग बिरंगी चमकती मणि रखी है। अचानक वसुंधरा की आँख खुल जाती है। पसीने में भीगी हुई वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। दादी, दादी, मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा। बंजर जमीन, एक दरख्त और उसके नीचे एक चमकती हुई मणि। कल जो तूने मेरी बात सुनी, शायद वो बात तेरे दिल में उतर गई, इसलिए ऐसा ख्वाब आया होगा बेटा। नहीं दादी, ये केवल ख्वाब नहीं था, मुझे यकीन है कुछ तो है वहाँ। उसी दोपहर वसुंधरा अतुल के पास जाती है। अतुल, मुझे आज रात एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैंने देखा कि एक बंजर जमीन पर एक दरख्त है और उसके नीचे मणि रखी है। तुम ख्वाबों में खजाने ढूंढ रही हो वसुंधरा? मजाक मत उड़ाओ अतुल, मेरे साथ चलो। अतुल वसुंधरा की आंखों में संजीदगी से देखकर थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर साथ चल पड़ता है। घंटों ढूंढने के बाद वसुंधरा और अतुल को वही जगह मिलती है जहाँ चारों ओर सूखी जमीन होती है और एक अकेला दरख्त होता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने कहा था। वसुंधरा बिना कुछ बोले जमीन खोदने लगती है। कुछ ही वक्त में वसुंधरा की कुदारी किसी ठोस चीज से टकराती है। मिट्टी हटाने पर एक रंग बिरंगी रोशनी छोड़ती मणि नजर आती है। जैसे ही वसुंधरा उसे छूती है, तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है और देखते ही देखते जमीन से एक बड़ा सा इग्लू उगाता है। ये कैसे हुआ? इतने सारे, और ये इग्लू इतने ठंडे? अतुल एक इग्लू के अंदर जाता है और दंग रह जाता है। अंदर एक छोटा सा घर जैसा बना होता है। खाना बनाने की जगह, बर्तन, पानी, बाथरूम, सब कुछ। ये तो जादू है। चलो वसुंधरा, हमें तुरंत कस्बे वालों को बताना होगा। हाँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। वसुंधरा और अतुल गांव पहुँचे और सीधा मुखिया और रत्ना काकी को सारी बातें बताई। क्या इतने सारे इग्लू और ठंडी हवा? चलो, हमें खुद देखना होगा। मुखिया, रत्ना काकी और कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। बड़े से चमकते हुए इग्लू देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो कमाल है। हर इग्लू में एक खानदान आराम से यहाँ रह सकता है। ये तो जैसे किसी दुआ की तरह है। काश हमारे पूरे गांव में ऐसे ही इग्लू बन जाए, तो किसी को गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां आ जाता है, जिनके चेहरे पर तेज होता है और आंखों में रहस्य की गहराई। बेटी वसुंधरा, तुम्हारी नीयत सच्ची है। अब इस कस्बे को श्राप से आजाद होने का वक्त आ गया है। महाराज, क्या आप वही हैं जिन्होंने सालों पहले कस्बे को श्राप दिया था? हाँ, लेकिन श्राप के साथ मैंने हल भी छोड़ा था। ये मणि, जिसे कोई बेगुनाह और बेलौस आदमी ही जगा सकता था। तुम्हें और पूरे कस्बे को मिलकर चारों तरफ खुदाई करनी होगी। हर मणि स्थान पर इसे रखना होगा, तब जाकर पूरा धूपपुर शीतल इग्लूपुर में तब्दील हो जाएगा। गांव वाले अब काम में जुट चुके थे। बच्चे, बुजुर्ग और जवान, हर कोई मिलकर मिट्टी खोद रहा था और हर जगह वसुंधरा मणि को रखती जा रही थी। जैसे जैसे मणि धरती को छूती, वैसे वैसे बड़ा सा इग्लू उगते चले जाते थे। देखते ही देखते पूरा गांव सफेद चमकते ठंडे आशियों से भर गया था। जमींदार को जब ये पता चला, तो वो वहाँ दौड़ता हुआ आता है। ये मणि मेरे पूर्वजों ने चुराई थी, इसीलिए ये मेरी है और ये सब कुछ मेरा है। जैसे ही जमींदार वसुंधरा के हाथों से मणि को छीनता है, तभी वही साधु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तू वही है जिसके पूर्वज ने इस कस्बे को श्रापित करवाया था। तू भी अपने पूर्वजों की तरह ही गुनहगार है। तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। अचानक जमींदार चीख उठता है। उसके शरीर से धुआं निकलता है और उसके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। मणि उसके हाथ से गिर जाती है। अब तुझे जिंदगी भर गर्मी लगेगी, चाहे तू बर्फ में रहे या पानी में डूबे। यह है लालच की सच्ची आग। साधु मणि को उठाकर वसुंधरा के हाथ में रख देते हैं और मुस्कुराते हैं। बेटी, अब ये मणि तुम्हारे पास महफूज रहेगी। ये कस्बे की ठंडी सांसों की रखवाली करेगी। अब ये धूपपुर नहीं रहा महाराज, अब तो ये इग्लूपुर है। साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं।
अब कोई बच्चा गर्मी से नहीं रोएगा, कोई बुजुर्ग काकी तपती रातों में नहीं तड़पेगी। ये इग्लू हमारी किस्मत की प्रहरी है। इस इग्लू ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। कुछ समय बाद पूरे गांव में ठंडी हवाएं चल रही थी। अब इग्लूपुर सिर्फ एक जगह नहीं, एक नई सोच, एक नई उम्मीद और इंसाफ की कहानी बन चुका था।